हेलो 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 बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई भी सभी लोग अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अभी जो आपका टेस्ट पेपर हुआ था उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो केमिस्ट्री का जो अपना 46 to 90 तक के जो क्वेश्चन है केमिस्ट्री वाला पोर्शन उसका डिस्कशन करेंगे। ओके, 11th वाले का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, इन द फॉर्मेशन ऑफ N2 प्लस फ्रॉम N2 द इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम। ठीक है, तो जब हम लोग N2 से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा उसके बारे में हमको बताना है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसका यहां से देखो N2 से N2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग लिखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सिग्मा 1s2, फिर क्या होगा सिग्मा स्टार 1s2 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा सिग्मा 2s2 और क्या हो जाएगा सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s2 हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा स्टार 2s2। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा पाई 2px, पाई 2px। ठीक, इक्वल टू क्या होता है पाई 2py, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। और फिर उसके बाद आता है अपना सिग्मा, सिग्मा 2pz। तो इसमें भी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दो, इसमें भी दो हो जाएंगे। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, दो, दो चार, दो छह, दो आठ, दो 10, दो 12 और एक इलेक्ट्रॉन बचा है और वो इसमें चला जाएगा। 13 इलेक्ट्रॉन है ना N2 प्लस में, तो इसमें चला जाएगा। तो कौन से ऑर्बिटल में जा रहा है, यहां पर ध्यान से देख लीजिए, किसमें जा रहा है, सिग्मा ऑर्बिटल में जा रहा है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है, सिग्मा में जा रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा है, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर इन देयर सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो बोल रहा है कि इसमें कितने पाई बॉन्ड है और कितने सिग्मा बॉन्ड है। एक काम करते हैं, स्ट्रक्चर को ओपन कर लेते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा। एक बार स्ट्रक्चर ओपन कर लेंगे तो यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड है और यहां पर क्या है OH है। देख लीजिए कितने सिग्मा है, काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने हो गए, ध्यान से देखिए। तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 12 हो गए। हाइड्रोजन भी है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। तो 12 और ये 13 14 15 16, तो 16 क्या हो गए अपने सिग्मा। पाई कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, 4 क्या हो जाएंगे, पाई हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 16 सिग्मा एंड 4 पाई। तो अपना सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द हाइब्रिडेशन ऑफ द कार्बन इन्वॉल्व इन द एसिटिलीन। तो एसिटिलीन में जो कार्बन है उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं एसिटिलीन का। तो ये होता है एसिटिलीन का स्ट्रक्चर। इसमें इस कार्बन का हाइब्रिडेशन बताना है, तो 2 सिग्मा है तो क्या हो जाएगा sp, क्या हो जाएगा sp हो जाएगा। तो अपना सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या बोल रहा है कि डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3। तो अगर हम लोग NH3 का डाइपोल मोमेंट देखें तो इस तरीके से एक लोन पेयर होता है, यहां पर एक हाइड्रोजन, एक यहां पर हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहां पर। उसी प्रकार यहां पर क्या होगा अपना, यहां पर फ्लोरीन के लिए देख लेते हैं, क्योंकि फ्लोरीन NF3 और NH3 में कंपेरिजन करना है। तो यहां पे फ्लोरीन। ठीक है, अब इनका डाइपोल का डायरेक्शन देखते हैं। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा होता है, तो डाइपोल का डायरेक्शन किसकी तरफ होगा, नाइट्रोजन की तरफ होगा इस तरीके से। और यहां पर नाइट्रोजन से लोन पेयर की तरफ होगा। उसी प्रकार यहां पर क्या होगा, नाइट्रोजन से लोन पेयर की तरफ होगा और इधर नाइट्रोजन फ्लोरीन में फ्लोरीन का ज्यादा होता है, तो फ्लोरीन की तरफ हो जाएगा डाइपोल का डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया इनका डाइपोल का डायरेक्शन। लेकिन अगर इसमें देखोगे तो इसमें डाइपोल का एडिशन हो रहा है। अगर आप इसमें देखोगे तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन की तरफ डाइपोल है, और देखोगे तो डाइपोल का जो डायरेक्शन है रिजल्टेंट ऊपर की तरफ है। तो क्या हो रहा है, इसमें एडिशन हो रहा है डाइपोल का। लेकिन यहां पर डाइपोल का कैंसिलेशन हो रहा है। देखो यहां पर लोन पेयर का जो डाइपोल है वो ऊपर की तरफ है और वहीं फ्लोरीन्स का क्या है, नीचे की तरफ है। तो अल्टीमेटली इसमें डाइपोल क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अमोनिया का जो आएगा डाइपोल मोमेंट वो NF3 से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मोर देन द डाइपोल ऑफ NF3, तो NF3 से क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू फजांस रूल रिपल्सन पोलराइजेशन इज मोर। तो फजांस रूल के अकॉर्डिंग कब पोलराइजेशन ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहां पे क्या ध्यान रखना है कि फॉर पोलराइजेशन के लिए केटायन क्या होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं पोलराइजेशन ज्यादा हो तो केटायन कैसा होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए, और एनायन जो होना चाहिए वो बिगर साइज का होना चाहिए। तो पोलराइजेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो पोलराइजेशन जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपना स्मॉल केटायन एंड लार्ज एनायन, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट। बोला है इसमें से कौन सा ऐसा स्पीसीज है जिसमें अपना हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। देखिए जो फ्लोरीन होता है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल का, और वो जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन जो होता है वो होता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सबसे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। According to the Bohr's theory, the angular momentum of an electron in the fifth orbit, फिफ्थ ऑर्बिट में क्या हो जाएगा। तो देखिए यहां पर अगर हम लोग एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है, एन एच अपान क्या होता है, एन एच अपान 2 पाई। तो यहां पे फिफ्थ ऑर्बिट है तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम कितना आ जाएगा अपना, एन का वैल्यू 5 रख दो तो हो जाएगा एन एच अपान 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। तो अपना डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। बोल रहा है कि रेशियो ऑफ द एरिया विद इन द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स फॉर द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा है तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और वहीं पर ग्राउंड स्टेट की बात करें तो ग्राउंड स्टेट के लिए जो एन का वैल्यू होता है वो क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। और जो अपना एन होता है, जो एरिया होता है वो एन के पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एन के पावर 4। ओके तो एक काम करते हैं, रिलेशन बनाते हैं, ठीक है। तो अगर पहले वाले को मैं बोल दूं इसका एरिया A1 और दूसरे वाले का A2 तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां पर अगर बात करें तो ये हो जाएगा 2 के पावर 4 और ये हो जाएगा 1 के पावर 4। तो रेशियो लेंगे कितना आ जाएगा, ये 16 डिवाइड बाई 1। रेशियो में कितना हो जाएगा, 16 रेशियो 1। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 16 रेशियो 1। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैच करना है, लिस्ट है लिस्ट 1 और ये लिस्ट 2 है, दोनों को मैच कराना है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है, कि ये जो हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं उसमें ये वाला फंडा आता है, ठीक है। तो जो लाइमन सीरीज होता है, ठीक है, वो कौन से रीजन में लाई करता है, लाइमन वाला अपना अल्ट्रा वायलेट रीजन में। ओके तो यहां पर लिख दीजिए ए, अल्ट्रा वायलेट में लाई करता है ए। बामर सीरीज जो होता है वो विजिबल रीजन में लाई करता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी। ओके पासन सीरीज जो होता है वो इंफ्रारेड रीजन में लाई करता है, ठीक है, तो यहां पर ये हो जाएगा सी। और जो पी फंड होता है वो फार इंफ्रारेड में लाई करता है, ऑप्शन हो जाएगा डी। तो मैच करा लीजिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए का 4, बी का फर्स्ट, सी का सेकेंड और डी का थर्ड यहां पर, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके इस तरीके से करेंगे हम लोग, आगे बढ़ते हैं। तो बोल रहा है कि चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए, फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा, ई बाई एम रेशियो। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम, ठीक। मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10 के पावर -31 kg, ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपना चार्ज बाई मास रेशियो निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं ये आता है 1.758 इंटू 10 के पावर 11 कूलम पर kg, ठीक है। तो ये ई बाई एम रेशियो होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो इस तरीके से ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा अपना। ओके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बोल रहा है ध्यान से देखिए।
तो यहां पर दो स्टेटमेंट दिया गया है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमिन द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। बिल्कुल सही बात है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी यही बोलता है कि एक ही टाइम पर आप एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो पहला स्टेटमेंट जो बोल रहा है अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, करेक्ट है। दूसरा बोल रहा है कि द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज क्लियरली डिफाइंड। तो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि जो पाथ होता है वो क्लियरली डिफाइंड नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास डुअल नेचर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से सेकेंड वाला जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द इनकरेक्ट। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे क्या बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ नोड्स प्रेजेंट इन 3p ऑर्बिटल। 3p ऑर्बिटल में टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हो जाएंगे। तो टोटल नोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल नोड्स का फॉर्मूला क्या होता है, n-1। तो n का वैल्यू कितना होगा, 3 हो जाएगा, और यहां पर -1 कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा, 2। तो टोटल नोड्स कितने हो जाएंगे 2p ऑर्बिटल्स में, 2 निकल के आ जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विच वन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बोल रहा है इस एलिमेंट में, इसमें कौन सा एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाईएस्ट होता है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। फ्लोरीन जो होता है वो क्या होता है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्या बोल रहा है कि एलिमेंट आर क्लासिफाइड इनटू द 4 ब्लॉक्स। जो एलिमेंट होते हैं हम लोग पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स में क्लासिफाई करते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पर, तो हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल के बेसिस पर डिफाइन करते हैं। तो एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में जाता है हम लोग क्या करते हैं, उसी ब्लॉक में उसको रख देते हैं। तो अपना सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, इसको क्लासिफाई करते हैं। अगला क्या बोला है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हाट शुड बी द एटॉमिक नंबर जेड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एलिमेंट इफ इट्स लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द ऑलरेडी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। तो बोल रहा है कि कौन सा एलिमेंट होगा जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन हाफ फिल्ड जो है उसके बाद जा रहा है, हाफ फिल्ड के होने के बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन उसमें फिल हो रहा है। तो कौन से एलिमेंट में होगा, इसको चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले वाले के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1s2 और 2s2 और ये क्या हो जाएगा 2p3। ओके, तो यहां पर ये हो गया। अब यहां पर तो आपका हाफ फिल्ड हो गया, लेकिन अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है ही नहीं कि एंटर होगा हाफ में, तो ये वाला तो नहीं होगा। अगला क्या है 1s2 2s2 और ये क्या हो जाएगा 2p3। 8 है तो 2p4 हो जाएगा। तो अगर यहां पर आप देखोगे तो 1 2 3, तो जब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन थे वो हाफ फील्ड था, और जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो फिर हाफ फील्ड वाले में जा रहा है, हाफ फील्ड जो होने के बाद उसमें जा रहा है। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू ऑलरेडी हाफ फील्ड, जो ऑलरेडी हाफ फील्ड था उसमें एंटर कर रहा है। तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। बोल रहा है द सेट ऑफ द रिप्रेजेंटिंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस। तो आयनिक रेडियस का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। तो देखिए जो आयनिक रेडियस होता है वो चार्ज के बढ़ने के साथ, अगर चार्ज बढ़ेगा तो आयनिक रेडियस क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज के बढ़ने के साथ जो आयनिक रेडियस होता है वो घटता है। यहां पे अगर मैं बात करूं पॉजिटिव चार्ज के बढ़ने के साथ जो आपका आयनिक रेडियस होता है, आयनिक रेडियस होता है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो इसका मतलब जिस पे चार्ज इतना कम होगा उसका साइज उतना रेडियस का ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, सोडियम का होगा, सोडियम का होता है। देखिए हम लोग जो बात करेंगे वो एनसीईआरटी में जो पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है, उसके बेसिस पर एनसीईआरटी के बेसिस पर बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो होता है अपना सोडियम प्लस का होगा, फिर उसके बाद लिथियम प्लस का होता है। ठीक है, तो यहां पर सोडियम भी हो गया और लिथियम भी हो गया। उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद आता है मैग्नीशियम आता है +2, और उसके बाद आता है अपना अल्युमिनियम +3 आता है, और फिर उसके बाद अपना आता है बेरिलियम +2। ठीक है, एनसीईआरटी में ये ऑर्डर दिया गया है, इसी को हम लोग को फॉलो करना है। ठीक है, तो इस तरीके से अपना बी ऑप्शन क्या हो जाएगा,
बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। तो यहां पर लिस्ट 1 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है और लिस्ट 2 में ब्लॉक्स दिए गए हैं, कौन से ब्लॉक्स में ये एलिमेंट बिलोंग करते हैं। तो ए वाला देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 और लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, एस में जा रहा है। तो इसका मतलब जो पहला वाला जो एलिमेंट है वो किस ब्लॉक का होगा, अपना एस ब्लॉक का हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपना क्या हो जाएगा, अल्कली मेटल एस ब्लॉक का होगा, अल्कली मेटल में जाएगा फर्स्ट ग्रुप में। नेक्स्ट क्या है, बी, यहां पे 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। तो यहां पे जो बी वाला है इसमें देखेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन, 2 और 6, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 8 है, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है। और ये किस में जाएगा फिर, ये नोबल गैस में होगा। ठीक है, तो ये बी वाला हो जाएगा। उसके बाद ध्यान से देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 और ये 4s2। तो ये किस में बिलोंग करेगा, अपना डी ब्लॉक में। ठीक है, ये आपका डी ब्लॉक का हो गया और ये बच गया एक अपना डी वाला हो जाएगा, ये हाइड्रोजन। ठीक है, इसमें क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन देखिए कितने हैं, यहां पर 1s2 2s2 और ये 2p5। ओके, 9 है, फ्लोरीन है, डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा, हाइड्रोजन एटम होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इस तरीके से चेक कीजिए। तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ए का अपना थर्ड हो जाएगा। ठीक है, ए का क्या हो जाएगा, ए नंबर किसमें होगा, अल्कली मेटल है ना, ये ए होगा। ठीक है, तो ए हो जाएगा। उसके बाद बी का 4 हो जाएगा और सी का 1 हो जाएगा। ठीक है, और डी का क्या हो जाएगा, डी वाले का सेकंड हो जाएगा। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, इन पीरियोडिक टेबल द बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड। पीरियोडिक टेबल में बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड क्या होता है। तो देखिए जो आपका बेसिक क्या बोल रहा है, बेसिक कैरेक्टर ना। तो बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड जो होता है, बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेटालिक कैरेक्टर के। जिसमें मेटालिक कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा बेसिक कैरेक्टर उसमें उतना ज्यादा होगा, मेटालिक कैरेक्टर के। ठीक है, तो जिसमें जितना ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर होगा उसका बेसिक का जो उसका जो ऑक्साइड बनेगा उसमें बेसिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा, उस मेटल का जो भी ऑक्साइड बनेगा। तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बोल रहा है इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो ये तो नहीं हो जाए होगा, डिक्रीज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये भी नहीं होगा। ठीक है, इंक्रीज नहीं करेगा क्योंकि ऊपर से नीचे आते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है और लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर घटता है। क्या बोल रहा है कि डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बिल्कुल सही बात है। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर घटता है, तो बेसिक कैरेक्टर भी क्या होगा, घट जाएगा। इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बोल रहा है ऊपर से नीचे आते हैं तो टॉप टू बॉटम में, तो वहां पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो जो बेसिक कैरेक्टर होगा ऑक्साइड का वो भी बढ़ जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो यहां पर लिस्ट 1 और ये लिस्ट 2 है, इनको मैच कराना है। तो लिक्विड और वेपर दोनों क्या है, इक्विलिब्रियम में है और ये किस पॉइंट पे होता है, ये होता है बॉइलिंग पॉइंट पे। तो ये हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है सॉलिड और लिक्विड। तो सॉलिड और लिक्विड किस पॉइंट पे होते हैं, ये होता है अपना मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट पे दोनों इक्विलिब्रियम में होते हैं, तो ये हो जाएगा बी। सॉलिड एंड वेपर, सॉलिड एंड वेपर को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन पॉइंट बोलते हैं। सॉलिड से वेपर में वेपर जो कन्वर्जन होता है, तो ये अपना सी हो जाएगा और लास्ट बचा ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या है, सॉल्यूट टू सॉल्वेंट, सॉल्यूट टू सॉल्यूशन में। ठीक है, तो इस तरीके से अपना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए का सेकेंड, ठीक है, ए का सेकेंड, बी का देखिए बी का 4, सी का कौन सा हो जाएगा, अपना थर्ड हो जाएगा और डी का फर्स्ट हो जाएगा। ओके, इसमें क्या बोला है, ध्यान से देखिए। बोला है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रिडक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम फॉर द इक्विलिब्रियम। तो यहां पर बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम वॉल्यूम के रिडक्शन, वॉल्यूम को घटाने पर, वॉल्यूम को घटाने पर सिस्टम के इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ेगा। देखिए जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं वॉल्यूम घटाते हैं तो इक्विलिब्रियम उस साइड मूव करता है जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन
इन लेस नंबर ऑफ मोल्स इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट, जिधर साइड क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, कम होंगे, उधर साइड रिएक्शन क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। ठीक है, तो पहला क्या बोल रहा है कि द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द, यहां पर देखिए, यहां पर देखेंगे तो 1 मोल है, क्योंकि सॉलिड का कंसीडर नहीं करना है, यहां पर 2 मोल है, तो इसका मतलब इधर से इधर जाएगा। तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू लेफ्ट बाय द इंक्रीज द प्रेशर कास्ड बाय द रिडक्शन इन द प्रेशर। ठीक है, तो बोल रहा है कि लेफ्ट साइड मूव करेगा, जब आप वॉल्यूम को घटाओगे और प्रेशर को बढ़ाओगे। तो पहला वाला ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इधर लेस नंबर मोल है और इधर ज्यादा नंबर के मोल है, तो जो वॉल्यूम को घटाओगे तो लेस नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट होगा, जैसा कि ले चिटलियर प्रिंसिपल बोलता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। ठीक है, क्या बोल रहा है कि यहां पर असर्शन दिया हुआ है कि वाटर बॉइल्स एट हायर टेम्परेचर इन द प्रेशर कुकर। तो प्रेशर कुकर में बोल रहा है कि जो वाटर बॉयल चलता है हायर टेम्परेचर पे। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, जितना टेम्परेचर क्या बोल रहा है, हायर टेम्परेचर इन प्रेशर कुकर में प्रेशर ज्यादा होगा तो टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, तो वहां पर क्या होगा, बॉयल जो होगा वो हायर टेम्परेचर पे होगा। असर्शन बिल्कुल सही बोल रहा है। रीजन में बोल रहा है कि इंक्रीज इन द प्रेशर लीड टू द इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट। बिल्कुल सही बात है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बढ़ने के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। तो इस तरीके से जो दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि प्रेशर के इंक्रीज करने के साथ टेम्परेचर जो होता है बॉइलिंग पॉइंट का वो बढ़ जाता है, ये दूसरा जो रीजन है ये भी क्या है, करेक्ट है। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, सी हो जाएगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। यहां पर इन्हें 0.76 लीटर का वेजल है, 0.5 मोल लेते हैं H2 का और 0.5 मोल लेते हैं I2 का, एक जीरो हाफ मोल इसका, हाफ मोल इसका। वेपर आर अलाउड टू द रिएक्ट टू फॉर्म द HI एट इतना डिग्री सेल्सियस, देन द टोटल प्रेशर ऑफ द गैसेस एट इक्विलिब्रियम विल बी कितना हो जाएगा। ठीक है, तो रिएक्शन लिख लेते हैं। जो अपना H2 है वो रिएक्ट कर रहा है I2 के साथ और क्या बना रहा है, अपना 2HI। ठीक है, तो अगर हम लोग इसका डेल्टा एनजी निकालें तो कितना आएगा, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस में गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, तो 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, पीवी इक्वल टू एन आर टी। ओके, और यहां पर इसके 0.5 मोल है, इसके 0.5 मोल है, तो मोल्स कितने हो जाएंगे टोटल, एन के इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा। एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां से हम लोग प्रेशर निकाल लेंगे, टोटल प्रेशर। तो कैसे निकालेंगे, पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन आर टी डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, वी। ठीक है, तो यहां पे रख दीजिए, एन का वैल्यू 1 हो जाएगा, आर का वैल्यू दिया हुआ है 0.08, और यहां पर देखिए टेम्परेचर जो है वो किसमें है, डिग्री सेल्सियस में है। तो हमको यहां पर केल्विन में कन्वर्ट करना होगा। इसमें क्या करेंगे, 447 को हम लोग इसमें जोड़ देंगे 273, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये केल्विन में। ओके, और यहां पर आपको वॉल्यूम भी दिया हुआ है, कितना है ये 5.76। ठीक है, अब इसको पूरा कैलकुलेट करना है, और जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये अपना 10 एटीएम निकल के आता है। जब इस पूरे वैल्यू कैलकुलेट करते हैं अपना, तो ये कितना आता है, 10 एटीएम। ओके, तो इस तरीके से अपना बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। फॉर ए रिएक्शन ए बी कन्वर्ट इनटू द ए बी गैस जो है बी गैस में और ए गैस में, तो यहां पर अल्फा वैल्यू दिया हुआ है, ए बी इज द 33% डिसोसिएटेड एट द टोटल प्रेशर, और पी देयरफॉर पी इज द रिलेटेड केपी बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। तो यहां पर आपको पी और केपी के बीच में रिलेशन निकालना है, और टोटल प्रेशर क्या है, पी है। ओके, और अल्फा का वैल्यू यहां पर दिया हुआ है कितना, 33%, और इसको अगर कन्वर्ट करें हम लोग फ्रैक्शन में तो कितना हो जाएगा, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0.33 हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। ए बी जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, ए गैस और प्लस बी गैस में। ओके, तो टी इक्वल टू 0 पे कितने मोल होंगे, इसका कितना मोल होगा, 1 मोल होगा। और यहां पर आफ्टर टाइम टी कितना हो जाएगा, यहां पर देखिए
कितना हो जाएगा ये 1 माइनस 0.3, और जितना डिसोसिएट होगा उतना ही अपना ए और बी बनेगा, ये बनेगा 0.3 0.3। ठीक है, ये अपना इक्विलिब्रियम। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले टोटल मोल्स निकाल लेते हैं। तो अगर मैं टोटल मोल्स निकालूं एट इक्विलिब्रियम, कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.3 प्लस में 0.3 प्लस में 0.3, तो कट जाएगा, कितना आएगा -0.33। इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना, सॉरी कितना आ जाएगा 1 प्लस 0.33 1.33 आ जाएगा। ओके, अब हमको निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ, यहां पर जो ए बी ए और यहां पे बी है। ठीक है, तो सबसे पहले ए का निकालते हैं पार्शियल प्रेशर। तो कैसे निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू में टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कैसे निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ए का निकालना है, तो कितने मोल्स हैं इसके 0.33, टोटल मोल्स कितने हैं 1.33 इनटू में टोटल प्रेशर पी। ओके, पी भी निकालते हैं, कितना आ जाएगा बता दीजिए, यहां पर 0.33 डिवाइड बाय 1.33 इनटू में कितना हो जाएगा टोटल प्रेशर पी। और वहीं पर अगर हम निकालें किसका, अपना नेक्स्ट क्या है ए बी का, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी, तो कितना हो जाएगा, प्रेशर कितना है 0.67 हो जाएगा ये, और टोटल मोल्स कितने हैं 1.33 इनटू में कितना कर देंगे पी। तो ये अपना पार्शियल प्रेशर निकल जाएगा ए बी का, पी ए पी बी और पी ए बी। ठीक है, तो अब यहां से हम लोग केपी निकाल सकते हैं। केपी क्या होता है, केपी इक्वल टू क्या होगा, प्रेशर ऑफ ए इनटू में पार्शियल प्रेशर ऑफ बी डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी। ठीक है, अब जो हम लोग निकाले हैं वैल्यू यहां पे रख देते हैं, कितना है ये 0.33 डिवाइड बाय 1.33 इनटू में पी, इसका वैल्यू कितना आया 0.33 डिवाइड बाय 1.33 इनटू में पी, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 0.67 डिवाइड बाय 1.33 और इनटू में पी। आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आता है 8 बाई पी, और ये हो जाएगा केपी के बराबर। तो अपना यहां पे आएगा P बाई 8, केपी इक्वल टू क्या आएगा P बाई 8। तो यहां पे P इक्वल टू क्या हो जाता है 8 इंटू में केपी। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन अपना देखिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा, P इक्वल टू कितना आ जाएगा अपना 8 केपी। तो इस तरीके से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है, ए रिएक्शन रीचेज एट स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम ओनली व्हेन, कब वो अपना इक्विलिब्रियम पहुंचता है, बोला है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट स्टॉप रिएक्टिंग, बोला है कि जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट रिएक्ट करना स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बोला है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इक्वल, तो ये नेसेसरीली कंडीशन नहीं है कि जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाएगा तो वो इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, तो ये नेसेसरी कंडीशन नहीं होगा, तो बी नहीं होगा। बोला है कि द प्रोडक्ट रिएक्ट टुगेदर एट द सेम रेट एट विच दे फॉर्म। ठीक है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन का जो रेट है वो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड का जो रेट होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्या बोल रहा है यहां पर, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन 0.022 इंटू 10 पावर 23 एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ml एंड 0 पॉइंट इतना मोलर H2SO4। तो यहां पर देखो हमको क्या दिया हुआ है, H2SO4 का वॉल्यूम दिया हुआ है और इसका मोलरिटी दिया हुआ है। तो मोल्स निकाल सकते हैं हम लोग, क्या हो जाता है मोल्स, मोल्स इक्वल टू क्या होता है मोलरिटी इनटू में वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में। तो मोलरिटी कितना दिया हुआ है 0.02 इनटू में वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, इसको डिवाइड कर दीजिए, इसको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, 1000 से लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा तो 0.1 कितना आ जाएगा 0.002 मोल्स, इतने मोल्स अपने आ जाएंगे। ठीक है, H2SO4 के। ठीक है, तो एक मोल, जैसा कि हमको पता है कि एक मोल जो होता है कितने के इक्वल होता है, कंटेन कितने मॉलिक्यूल्स 6.022 इंटू 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स।
यहाँ पे, और हमारे पास कितने मोल्स हैं, 0.02 मोल्स हैं, 0.002 मोल्स हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, 0.02 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपना आ जाएगा, और इस तरीके से अपना पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 12.044 इंटू 10⁻20। तो कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, इतने। ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। अगला आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है देखिए, यहां पर लिस्ट 1 और ये लिस्ट 2 है, तो हमको यहां पर मैच कराना है। तो देखो यहां पर N2 के मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, और यहां पर ये नंबर ऑफ एटम्स दिया हुआ है, और ये सैंपल दिया हुआ है N2 है। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि वन मॉलिक्यूल ऑफ N2, यहां पे ऐसे लिखता हूं, वन मॉलिक्यूल ऑफ N2 इक्वल टू 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। तो एक मॉलिक्यूल N2 में नाइट्रोजन कितने एटम है, 2 एटम्स है। ठीक है, तो यहां पर अगर इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो उसमें नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे, Na हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 2 एटम्स है तो यहां पर ये हाफ है, हाफ मॉलिक्यूल्स है, और ये हमको पता है 6.02 इंटू 10⁻23 इक्वल टू कितना होता है, इसके बराबर होता है Na के। ठीक है, तो यहां पर अपना जो पहला वाला होगा वो A हो जाएगा। 1 मोल ऑफ O2, क्या बोल रहा है, 1 मोल ऑफ O2, अगर आपका 1 मोल O2 है तो इसमें कितने एटम होंगे, 2 एटम होंगे, और एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, Na मॉलिक्यूल्स होते हैं। और अगर एटम की बात करेंगे, इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। लेकिन अगर एटम की बात करेंगे तो एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, 2A हो जाएगा। तो ये अपना हो जाएगा B हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं 24.8 लीटर ऑफ N2। तो एक काम करते हैं, मोल से निकाल लेते हैं इसका। तो कितना है, गिवन वॉल्यूम 24.8 डिवाइड बाय 22.4, कितना जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, N का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। तो एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 2 मोल से रहेगा तो 2A मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, सही बोल रहा हूं। और यहां पर एक नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन के एटम प्रेजेंट है। तो अगर 1 मोल रहेगा तो Na होगा, 2 मोल होगा तो 2Na होगा, और एटम्स के, लेकिन हमारे पास कितने एटम्स है, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं, तो टोटल कितने एटम्स हो जाएंगे, यहां पर 4Na। तो इस तरीके से ये हो जाएगा C, तो ये क्या हो जाएगा, D हो जाएगा एक। ओके, तो मैच करा लेते हैं, तो अपना C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, A का 4, ठीक है, A का 4, B का 1, C का सेकेंड और D का थर्ड। तो C ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर इज ए एग्जांपल ऑफ। ठीक है, तो आप क्या करते हो, जब वाटर में सॉल्ट को डिजॉल्व करोगे तो वो होमोजीनियस मिक्सर बनाता है। ठीक है, तो यहां पर ये पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें अगला में क्या बोल रहा है, देखिए, हाइड्रोकार्बन हैज द 75% कार्बन है, एक अपना कार्बन एटम है। ठीक है, उस हाइड्रोकार्बन में जो कार्बन का परसेंटेज है वो 75% है, और उसमें हाइड्रोजन भी होगा। तो हाइड्रोजन कितने परसेंट हो जाएंगे, 100 माइनस 75, 25% हो जाएगा। तो इसके मोल्स अगर मैं निकालूं तो अगर 100 ग्राम होगा कंपाउंड तो उसमें 75 ग्राम कार्बन होगा और 25 ग्राम क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। तो यहां पर अगर मैं मोल निकालूं तो कितना हो जाएगा, 75 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, ये कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 25 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे, तो इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो 6.25 आता है, ये वाला जो वैल्यू आता है 6.25 आता है, और ये कितना आता है, 25 आता है। अब जो छोटा नंबर है उसको डिवाइड कर दो इसमें, तो 6.25 को डिवाइड कर दो किसमें, 6.25 से डिवाइड कर दो, और यहां पर 25 में डिवाइड कर दो 6.25 से, तो ये वैल्यू 1 हो जाता है और ये 4 आता है। ठीक है, 1 और 4, ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो हो गया, निकाले हम लोग, छोटे नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आता है, C एक कार्बन होगा और हाइड्रोजन कितने होंगे, 4।
तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये इसका हो जाएगा फार्मूला। ठीक है, नंबर ऑफ एटम इन इतना ग्राम ऑफ अमोनिया, इतने ग्राम अमोनिया में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो जैसा कि हमको पता है मोल का फार्मूला क्या होता है, n में गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। मोलर मास कितना होता है अमोनिया का 17 होता है। इसको कैलकुलेट करोगे तो 0.25 मोल आएगा। ओके, तो यहां पर देखिए मोल्स निकाल लिए। अब हमको पता है कि मॉलिक्यूल्स में, यहां पे देखो नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है, तो जैसा हमको पता है कि इतने एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं 6.02 इंटू 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, हमारे पास कितने मोल्स हैं 0.25 मोल्स हैं। तो 6.02 इंटू 10 के पावर 23 और इंटू में कितना हो जाएगा 0.25। लेकिन हमको ये मॉलिक्यूल्स निकालना है। क्या निकल के आया मॉलिक्यूल्स। तो हमको पता है कि वन मॉलिक्यूल में 2 एटम्स है नाइट्रोजन के, 2 नाइट्रोजन एटम। तो यहां पर हमारे पास कितने हैं, इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू में 6.02 इंटू 10 के पावर 23 इंटू में 0.25 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करना है, कितना आ जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अच्छा सॉरी, यहां पर टोटल 4 एटम्स हैं। एक मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया में टोटल 4 एटम्स हैं, तो यहां पर हमको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, तो यहां पर 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। 3 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन, टोटल एटम 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका जो वैल्यू निकल के आता है वो आता है 6 इंटू में 10 के पावर 23। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है ध्यान से देखिए, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन N2O। N2O में पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा। तो एक काम करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालना है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। तो इस मॉलिक्यूल का टोटल मास कितना होगा, 2 नाइट्रोजन है 28 और 1 ऑक्सीजन है तो 16, कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। नाइट्रोजन का कितना है, नाइट्रोजन का मास कितना है, 2 नाइट्रोजन एटम है तो 28 हो जाएगा और इनटू में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेट करोगे तो ये अपना निकल के आता है 63.63%। ठीक है, तो मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो 63.63 है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन में। बोल रहा है कि N2O4 डिसोसिएट एज ए N2O4 और यहां पर कन्वर्ट हो रहा है किसमें 2 मोल्स ऑफ NO2 में एट 273 केल्विन टेम्परेचर एंड 2 atm प्रेशर। द इक्विलिब्रियम मिक्सचर हैज द वेपर डेंसिटी कितना है 41 है। तो बोल रहा है व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले अगर रिएक्शन लिखें तो क्या हो जाएगा, जो N2O4 है गैस में है और ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें 2NO2 गैस में। ओके, ये दिख रहा है हमको। और यहां पे मैं ऑब्जर्व्ड, अगर मैं निकालूं ऑब्जर्व्ड मोलर मास, ऑब्जर्व्ड मोलर मास, ऑब्जर्व्ड मोलर मास कितना हो जाएगा N2O4 का, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर इसको हम लोग इसको लिख देते हैं कैपिटल M, इसको कैपिटल M ऑब्जर्वेशन लिख देते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्वेश्चन में हमको वेपर डेंसिटी दिया हुआ है। ठीक है, तो वेपर डेंसिटी को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू में 41, कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा। ओके, तो यहां पे क्योंकि n का वैल्यू कितना होगा इस रिएक्शन में, n का वैल्यू कितना होगा 2 होगा, तो इस तरीके से यहां पे ऑब्जर्व मोलर मास हमको पता चल गया कितना आ गया 82 आ गया।
तो यहां से अगर मैं बात करूं कि इसका थ्योरेटिकल मोलर मास कितना होगा, थ्योरेटिकल वाला, थ्योरेटिकल कितना होगा, N2O4 का मोलर मास थ्योरेटिकली कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, यहां पर देखिए 2 नाइट्रोजन और अपना क्या है 4 ऑक्सीजन है, तो 2 इंटू में कितना कर देंगे 14 और प्लस में 16 इंटू में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करना है, तो ये अपना निकल के आ जाएगा थ्योरेटिकल मास, और ये आता है अपना 82 आता है, थ्योरेटिकल वाला कितना आता है 82 आता है। ओके, तो यहां से हम लोग अब क्या कर सकते हैं, यहां से एक फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का जो फॉर्मूला होता है अल्फा इक्वल टू होता है मोलर मास ऑफ ऑब्जर्व्ड मोलर मास माइनस में थ्योरेटिकल मोलर मास डिवाइड बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास इनटू में n-1, ऑब्जर्व्ड मोलर मास इनटू में n-1, n-1। तो यहां पर ये सारा वैल्यू रख देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। और n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन कितने हैं 2 मोल्स हैं, तो n क्या है नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। अब सब वैल्यू रखना है और कैलकुलेट करना है, तो रख दीजिए। ऑब्जर्व मोलर मास कितना है अपना 82 है, माइनस में थ्योरेटिकल कितना है 92 है, ठीक, सॉरी यहां पर थ्योरेटिकल रहेगा पहले, यहां पर इसीलिए माइनस में आ गया ये, यहां पर पहले थ्योरेटिकल रखिए, फिर उसके बाद सबसे पहले क्या होगा मोलर मास थ्योरेटिकल वाले में से माइनस करना है ऑब्जर्व्ड मोलर मास, तो 92 माइनस में कितना है 82 डिवाइड बाय 82 और ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 1, इस वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ओके, तो इसको जब आप कैलकुलेट करते हो तो ये आपका निकल के आता है 0.122, तो ये फ्रैक्शन में आ गया, हमको किस में चाहिए परसेंटेज में, तो इसमें क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.122 इंटू में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.2% आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपना आ जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन फ्रैक्शन, तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान से देखिए। तो ए सर्टेन एसिडिक बफर सॉल्यूशन कंटेन इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X माइनस एंड HX, द केबी फॉर द X माइनस इज दिया हुआ है, केबी दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना है केबी का वैल्यू 10 के पावर माइनस 10 है। ओके, तो अगर हमको केबी दिया हुआ है तो इसका हम लोग पी केबी निकाल सकते हैं, तो अगर हम लोग इसका पी केबी निकालें तो क्या हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ 10 के पावर माइनस 10, ये कितना आ जाएगा 10, तो अपना पी केबी यहां से निकाल लिए, कितना आया 10 आ गया। ओके, अब पी के का फार्मूला क्या होता है, पी के प्लस में पी के बी इक्वल टू कितना होता है 14 होता है, और यहां से अपना पी के बी निकल गया है तो पी के बी निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा प्लस 10 इक्वल टू में 14, तो अपना पी के ये कितना हो जाएगा 14 माइनस 10 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो पी के कितना आ गया अपना 4 आ गया। ओके, तो पीएच का जो फार्मूला होता है इन टर्म ऑफ पी के क्या हो जाएगा, पीएच इक्वल टू में क्या हो जाएगा पी के ए प्लस में क्या होता है लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स माइनस डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच एक्स, दोनों का मोल्स क्या है, दोनों कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है तो ये कट हो जाएंगे, तो पीएच इक्वल टू में क्या आ जाएगा पी के ए प्लस में लॉग 1, तो पीएच इक्वल टू क्या हो जाएगा पी के ए प्लस में क्या हो जाएगा 0, तो पीएच इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 4, पीएच कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर क्या बोल रहा है कि एनी टेम्परेचर फॉर ए न्यूट्रल सॉल्यूशन, तो किसी भी टेम्परेचर पर किसी भी टेम्परेचर पे बोल रहा है कि कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर नहीं बोल रहा है, तो ऐसे केस में जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है इस यहां पर जो इसका पीएच होता है वो पीओएच के क्या होता है इक्वल हो जाता है, क्या हो जाता है इक्वल हो जाता है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। यहां पर जो लिखा हुआ है पीएच इक्वल टू में पीओएच इक्वल टू में 7, तो ये जो वैल्यू आता है 7 ये रूम टेम्परेचर पे है 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो बाकी यहां पर किसी भी टेम्परेचर के लिए अगर बात करें तो पीएच जो होगा न्यूट्रल सॉल्यूशन में पीएच इक्वल टू पीओएच हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक। अगला क्या दिया हुआ है, यहां पर 2 ब्रोंस्टेड बेस
इन ए रिएक्शन, ये अपना रिएक्शन है। यहां पर ब्रॉन्स्टेड बेस को पहचानना है, कौन सा ब्रॉन्स्टेड बेस होगा। तो देखिए बेस क्या करते हैं, बेस का काम क्या होता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने का काम करते हैं। जो बेस होते हैं वो प्रोटॉन को अपस्ट्रेट करते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में जैसे कि अगर हम बात करें इसमें, तो जो PO4 है वो क्या करेगा, PO4 3- फॉस्फेट आयन है, हाइड्रोजन गेन करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, HPO4 2- में, ठीक है। और उसी तरीके से जो अपना C2O4-2 है, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन गेन करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, HC2O4-2 में, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, देख लीजिए। इसमें पूछा है कि कौन ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह काम कर रहे हैं, तो यहां पर ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करके कन्वर्ट हो रहा है इसमें, देखिए यहां पर प्रोटॉन एक्सेप्ट करके इसमें कन्वर्ट हो गया, और वहीं पर जो H2 है इस प्रोटॉन को लेकर इसमें कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों जो हैं वो ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह काम कर रहे हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर की तरह काम कर रहे हैं। तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या बोल रहा है कि विच एक्ट एज द बफर, कौन सा इसमें से बफर सॉल्यूशन होगा। देखिए जो बफर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं एसिडिक बफर और एक को बोलते हैं बेसिक बफर। तो एसिडिक बफर में क्या होता है कि जो एसिडिक बफर में जो वीक एसिड होता है और उसका सॉल्ट लेते हैं, ठीक। और वहीं पे बेसिक बफर में क्या होता है, अपना बेसिक बफर में हम लोग क्या लेते हैं, वीक बेस लेते हैं और उसका सॉल्ट, ठीक है, और उसका हम लोग सॉल्ट लेते हैं। तो यहां पर देखेंगे तो ये क्या है अपना, ये क्या है अपना बेसिक बफर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ये क्या है, वीक बेस है और इसका सॉल्ट हो गया, तो ये अपना जो सॉल्यूशन होगा ये बेसिक बफर हो जाएगा। दूसरा वाला ये अपना वीक एसिड हो गया और इसका सॉल्ट यहां पर क्या बन गया, CH3COA इट सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, तो इसका मतलब ये भी क्या है अपना बफर है। नेक्स्ट है यहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड है और यहां पर सॉल्ट है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ ये अपना क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, तो ये भी अपना क्या होगा, एसिडिक बफर हो जाएगा। और इस तरीके से यहाँ पे ऑल ऑफ दिस, तो चारों के सारे क्या है, एसिडिक बफर है। तो इस तरीके से डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। बोल रहा है कि द प्रॉपर्टी विच कैन बी क्लासिफाइड एज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, जो मास इंडिपेंडेंट होता है। अगर मैं बात करूं इंटेंसिव प्रॉपर्टी का, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं, जो मास इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। जो मास के चेंज होने के साथ चेंज नहीं होते, मास के चेंज करने पर उनकी जो प्रॉपर्टी होती है, उनकी जो वैल्यू होती है उसमें कोई चेंज नहीं होता, उसको हम लोग बोलते हैं, वो हमारा क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑफ मास होते हैं। तो ये हो जाएगा अपना टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। क्यों, क्योंकि जैसे कि आप चाहे 1 लीटर का पानी लो चाहे 2 लीटर का पानी लो, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे उसका भी टेम्परेचर वही रहेगा, मास के चेंज होने के साथ उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है, डिपेंड करता है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, मास ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, हीट कैपेसिटी भी एक्सटेंसिव होता है, टेम्परेचर क्या होता है, इंटेंसिव होता है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो इसका हम लोग सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। इसका हम लोग जब ग्राफ बनाएंगे तो उससे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे W1 W2 W3 W4 फॉर आइडियल सॉल्यूशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन इन द आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोबारिक एंड आइसोकोरिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन प्रोसेस दिया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑर्डर क्या हो जाएगा, किसमें वर्क डन सबसे ज्यादा होगा, किसमें वर्क डन सबसे कम होगा, उसके ऑर्डर को देखना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम लोग प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ बनाते हैं, तब समझ में आएगा। तो अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग बात करें आइसोकोरिक प्रोसेस का, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये फोर्थ वाला होगा और ये क्या होगा, पैरेलल टू द वी होगा, प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये हो जाएगा, इसके लिए जो वर्क डन होगा वो VW4 हो जाएगा। ओके, सॉरी, आइसोबारिक वाला, ये आइसोबारिक है क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये वाला अपना आइसोबारिक इसमें है W3, ठीक है।
और वॉल्यूम कांस्टेंट है किसमें, आइसोकोरिक वाले में। तो यहां पर ये वाला जो ग्राफ होगा किसका होगा, W4 का होगा। ठीक, और आइसोथर्मल का जो होता है, आइसोथर्मल का जो होता है वो कौन सा होता है, आइसोथर्मल वाले का जो ग्राफ होता है वो एडियाबैटिक से क्या होता है, ज्यादा होता है। इसका जो वर्क डन होता है W1 और उसके बाद ये क्या होगा, W2 होगा। ठीक है, तो जो आइसोथर्मल होता है उसका एडियाबैटिक से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये वाला ग्राफ देखने को मिलेगा। तो यहां पर बताइए ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा वर्क डन किसमें होगा, तो W3 में, उसके बाद W1 में, फिर उसके बाद W2 में, और सबसे कम किसमें होगा, W4 में। तो इस तरीके से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, यहां पर देखिए 83 नंबर में क्या बोल रहा है, हेस लॉ क्या होता है, हेस लॉ स्टेट दैट क्या होता है, द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ ओवरऑल रिएक्शन इज द सम ऑफ द इंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व इन द रिएक्शन एट ए सेम टेम्परेचर। ठीक है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यहां पर ये इसका डिफरेंशियल जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी होता है ओवरऑल रिएक्शन का, वो क्या होता है, सम होता है किसका, इंथैल्पी ऑफ चेंज इन द इंडिविजुअल रिएक्शंस एट द सेम टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर पे। ठीक है, तो उनका जो इंडिविजुअल जो रिएक्शंस होता है उसके इंथैल्पी जो चेंज होता है उसके सम के बराबर होता है, ओवरऑल वाला। तो इस तरीके से जैसे हम लोग एक रिएक्शन पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। ठीक है, पहले रिएक्शन का कुछ इंथैल्पी चेंज होगा, दूसरे रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज होगा, तीसरे रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज होगा। तो जो ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं उसमें क्या करते हैं, तीनों रिएक्शन का सम लिखते हैं। वही अपना क्या होता है, वही अपना हेस लॉ डिफाइन करता है। तो ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या बोल रहा है यहां पर देखिए, नेक्स्ट बोल रहा है कि ए सिस्टम अंडरगो प्रोसेस इन विच डेल्टा यू इक्वल टू में प्लस 300 जूल while the absorbing 400 joule of the heat energy undergoing an expansion against the 0.5 bar. What is the change in the volume? तो वॉल्यूम में चेंज क्या होगा ये हमको बताना है। ठीक है, तो यहां से फ्लॉट का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है, Q प्लस W होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमको डेल्टा यू का वैल्यू दिया हुआ है, कितना है, 300 है, और Q का वैल्यू एब्जॉर्ब कर रहा है तो ये कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, और W कितना हो जाएगा, इसको निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 300 माइनस में 400, और ये अपना कितना आ जाएगा, माइनस में 100 जूल आ जाएगा। तो ये अपना वर्क निकल के आ गया। ओके, और वर्क का फार्मूला आपको पता है, यहां पर P एक्सटर्नल दिया हुआ है। तो वर्क का फार्मूला क्या होता है, माइनस P एक्सटर्नल इनटू में चेंज इन वॉल्यूम। और हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम में चेंज निकालना है, चेंज इन द वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो यहां से हमारा वर्क डन दे दिया है, और ये बार में कितना दिया हुआ है, 0.5 बार इनटू में डेल्टा V। ओके, तो यहां पर हमको लीटर में निकालना है। ओके, तो यहां पर आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा, यूनिट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये 100 जूल है, ये 0 पॉइंट, इसको यूनिट में भी लिख लेते हैं। यहां पर जो W है वो -100 जूल है, और 0.5 बार है ये, और ये हमारा डेल्टा V को वॉल्यूम लीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि एक बार 1 बार जूल इक्वल टू होता है 1, यहां पर आपका ध्यान रखना, 1 बार लीटर इक्वल टू होता है 100 जूल। 1 बार लीटर इक्वल टू होता है 100 जूल। तो अगर मैं यहां से निकालू 1 बार इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा, यूनिट डायमेंशन का ध्यान रखना है, 100 जूल डिवाइड बाय लीटर। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले में रख देते हैं इसको, तो ये कट जाएगा माइनस से माइनस, ये हो जाएगा 100 जूल इंटू में 0.5, और इंटू में कितना हो जाएगा, 1 बार इक्वल टू कितना हो गया, 100 जूल डिवाइड बाय लीटर। ठीक है, और यहां पर वॉल्यूम में चेंज डेल्टा V, तो यहां जूल से जूल कट जाएगा, और इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा V इक्वल टू कितना आएगा, लीटर में 100 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 0.5, तो कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 लीटर। ओके, तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, इसमें क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन में, तो फॉर्मेशन ऑफ ओजोन टेक प्लेस एज O2 प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, O3 बनाता है। डेल्टा H इसका दिया हुआ है,
अज्यूमिंग ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड का जो बॉन्ड एनर्जी है इतना दिया हुआ है, और एवरेज CO का ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड एनर्जी निकालना है ओजोन में। ओके, तो सबसे पहले अगर रिएक्शन लिखे तो जो अपना O2 होगा वो क्या करेगा, नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, O3 में, O3 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और डेल्टा H का फॉर्मूला क्या होता है बॉन्ड एनर्जी के टर्म में, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस में बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का बॉन्ड एनर्जी। ओके, अब यहां पर देखिए हमको डेल्टा H का वैल्यू दिया हुआ है किलो जूल में, -107.2 किलो जूल। ओके, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, तो यहां पर बॉन्ड एनर्जी किसका लिखना है, O2 का, यहां पे लिख देता हूं बॉन्ड एनर्जी ऑफ O2 और प्लस में बॉन्ड एनर्जी ऑफ O2 ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड प्लस में बॉन्ड एनर्जी ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन, और माइनस कर देंगे, अब क्या हो जाएगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ, यहां पर 2 टाइम्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ओजोन में ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड 2 होंगे, तो यहां पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो अब वैल्यू यहां पर रखते हैं, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है बॉन्ड एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कितना दिया हुआ है 498.8 किलो जूल। इसका 0 हो जाएगा, नेसेंट ऑक्सीजन है, इसका 0 हो जाएगा, माइनस में 2, इसको मैं 2x ले लेता हूं, ठीक है, इसको x मान लेता हूं, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा -0.7.2। ओके, अब ये हमको कैलकुलेट करना है, तो 2x को इधर ला दीजिए और इसको उधर ले जाइए, तो 498.8 और प्लस में कितना हो जाएगा 107.2। ओके, तो यहां पर जब इसको कैलकुलेट करते हैं x का वैल्यू, तो ये निकल के आता है 303 किलो जूल पर मोल। ठीक है, सो आफ्टर कैलकुलेशन ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो अपना डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द क्लोरीन इन CaCO ब्लीचिंग पाउडर में क्या होगा। ठीक है, क्लोरीन का, तो देखिए जो अपना CaOCl2, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं CaOCl और यहाँ पर क्लोरीन, और इसको आयोनाइज कराएं तो ये टूट जाएगा किसमें, कैल्शियम +2 में, और ये अपना टूट जाएगा Cl- में, और यहाँ पर ये Cl-। तो इसका अगर मैं निकालूं, इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो क्लोरीन को x मान लीजिए, ऑक्सीजन का -2 हो जाएगा, और ओवरऑल चार्ज कितना है -1 है, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा +1 हो जाएगा। और यहाँ पर क्लोरीन में कितना है -1 है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसका -1 है, तो क्लोरीन जो है इस कंपाउंड में +1 और -1 दोनों में एग्जिस्ट करेगा, तो इस तरीके से सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, विच रिएक्शन डज नॉट रिप्रेजेंट ऑटो रेडॉक्स या डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होता है, तो जो भी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है, एक कंपाउंड का जो सेम एलिमेंट होता है, कंपाउंड का वही एलिमेंट क्या होता है ऑक्सीडाइज भी होता है, और वही एलिमेंट क्या होता है ऑक्सीडाइज, सेम कंपाउंड का सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी होता है उसी रिएक्शन में, और खुद रिड्यूस भी होता है, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो रहा है। अच्छा, इसमें बात करते हैं, इसमें पूछ रहा है कि किसमें नहीं हो रहा है, तो पहले इसमें बात करोगे तो क्लोरीन जो है यहाँ पे -1 में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पे बात करें तो +5 में कन्वर्ट हो रहा है, तो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है, सेम एलिमेंट, तो इसका मतलब ये हमारा ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर -1 में ऑक्सीजन, यहाँ पे -2 में, यहाँ पे 0 में, तो ये ऑक्सीडाइज भी हो रहा है रिड्यूस भी हो रहा है ऑक्सीजन, तो इसका मतलब ये अपना क्या है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। यहाँ पे कॉपर +1 में है, यहाँ पे +2 में है, और यहाँ पे 0 में, मतलब ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, यहाँ पर +1 से +2 में ऑक्सीडाइज हो गया, और +1 से 0 में रिड्यूस भी हो गया, इसका मतलब ये भी क्या है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। लेकिन इसमें अगर आप देखोगे तो जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एटम जो है यहाँ पर केवल एक बार ही इसका क्या हो रहा है, इसमें ब्रेक डाउन हो रहा है, इसमें कोई इसका एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि एक ही कंपाउंड बना है नाइट्रोजन का। ठीक है, तो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज मतलब इसका सेल्फ ऑक्सीडेशन, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होना चाहिए एक ही रिएक्शन में, जबकि इसमें नहीं दिख रहा है, तो इस तरीके से डी वाला ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए, तो पूछ रहा है कि मोलिकुलर वेट ऑफ BrO3 इज m, इसका मोलर मास दे दिया है m, तो बोल रहा है व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट इफ द रिएक्शन इज E, अगर आपका रिएक्शन ये है। ओके,
तो एक काम करते हैं, यहां पर हम लोग अगर देखें तो ये आपका इसमें कन्वर्ट हो रहा है, और इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मोलर मास डिवाइड बाय में एन फैक्टर, ये फॉर्मूला होता है। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं तो एन फैक्टर पता चल जाएगा। तो यहां पर अगर बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +5 है, और यहां पर कितना है, -1 है। तो चेंज की अगर बात करोगे तो चेंज कितने का आ रहा है, -1 में प्लस पे माइनस करोगे कितने का चेंज आएगा, यहां पर 6 का चेंज आएगा। तो एन क्या हो गया, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 6 है, तो यहां पर एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 6। और मोलर मास कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, m दिया हुआ है, तो m डिवाइड बाई 6 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। इन द रेडॉक्स रिएक्शन MnO4, ये रिएक्शन दिया हुआ है, बोल रहा है कि विच वन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बोल रहा है इसमें से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो अगर इसमें बात करोगे मैग्नीज में, तो यहां पे मैग्नीज +7 में है, और यहां पर मैग्नीज जो है ये +2 में है। ठीक है, यहां पर क्या है, +7 में है और +5 में है। यहां पे MnO4 माइनस है ना, तो +7 हो जाएगा। तो +7 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब यहां पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और यहां पर ब्रोमीन -1 में है, और ये कन्वर्ट हो गया 0 में, मतलब ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो यहां पर जो MnO4 माइनस है, ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद रिड्यूस होते हैं। तो यहां पर देखो MnO4 खुद रिड्यूस हो गया +7 से +2 में, और जबकि यहां पर अपना जो ब्रोमीन था वो -1 से 0 में ऑक्सीडाइज हो गया। तो इसका मतलब यहां पर MnO4 माइनस क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन में क्या है, यहां पर देखिए, इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 इन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल मीडियम आर इन द रेशियो ऑफ, क्या हो जाएगा। तो यहां पर जो KMnO4 होता है वो एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में क्या बनाता है कंपाउंड, उसका पता होना चाहिए, किस तरीके से बिहेव करता है। तो अगर एसिडिक मीडियम में बात करें तो जो अपना MnO4 माइनस होता है, MnO4 माइनस होता है पोटेशियम परमैंगनेट, ये कन्वर्ट हो जाता है Mn+2, किसमें, एसिडिक मीडियम में। ठीक है, और वहीं पर अगर हम लोग बात करें MnO4 माइनस परमैंगनेट आयन जो होता है वो बेसिक मीडियम में कन्वर्ट हो जाता है MnO2, और यहां पर हो जाता है -2 चार्ज। ठीक है, 4 -2 चार्ज, किसमें, बेसिक मीडियम, मतलब बोले तो अल्कलाइन मीडियम में। ठीक है, और वहीं पर न्यूट्रल मीडियम में जो परमैंगनेट आयन होता है MnO4 माइनस परमैंगनेट आयन, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, MnO4 में, MnO2 में, और ये होता है अपना न्यूट्रल मीडियम। कौन सा मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में MnO2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कीजिए, कितना है, यहां पर +7 है और यहां पर +2 है। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कीजिए, तो यहां पर +7, यहां पर भी +7 होगा। ठीक है, यहां पर कितना होगा, +6 हो जाएगा, और यहां पर +4 हो जाएगा। तो चेंज कितने का आ रहा है, तो यहां पर 5 का चेंज आ रहा है, और यहां पर कितने का चेंज आ रहा है, 1 का चेंज आ रहा है, और यहां पर कितने का चेंज आ रहा है, +3 का चेंज आ रहा है। ठीक है, और हमको निकालना है इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास का फार्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट बोलिए या इक्विवेलेंट मास, क्या होता है फार्मूला, मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। ठीक है, तो यहां पर देखिए इक्विवेलेंट मास इन सब का दिया हुआ है, इसका मान लेते हैं सबका m। ठीक है, इन सब का m मान लेते हैं और कैलकुलेट करेंगे। तो पहले वाले के लिए इसका सबका मास, मोलर मास m मान लेते हैं और कैलकुलेट करते हैं, पहले वाले का कितना आ जाएगा, m डिवाइड बाई 5। दूसरे का इक्विवेलेंट मास कितना आएगा, m डिवाइड बाई
1। तीसरा का कितना आएगा m डिवाइड बाई 3। तो ये इसका इक्विवेलेंट मास निकल गया, सब का इक्विवेलेंट मास निकल गया। अब इसका रेशियो निकालना है हमें, तो m डिवाइड बाई 5 इस टू में m डिवाइड बाई 1 इस टू में m डिवाइड बाई 3। ओके, अब इसमें 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा m डिवाइड बाई 5 इस टू में 15 इंटू में m डिवाइड बाई 1 इस टू 15 इंटू में m डिवाइड बाई 13। तो इसको कट कर दीजिए, ये हो जाएगा। तो अच्छा m से m, तो m से m को भी हटा देंगे, इसको पहले लिख देते हैं 3m इस टू में कितना हो जाएगा 1am इस टू में कितना हो जाएगा 5am। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा 3:1:5। तो रेशियो क्या हो जाएगा 3:, सॉरी यहां पर ये 50 नहीं रहेगा ना, यहां पर ये इसको नहीं मिटाना है, यहां पर ये कितना रहेगा, कितना रहेगा ये अपना 15 ही रहेगा, 15 इंटू में m डिवाइड बाई 1। तो यहां पर 15 ही रहेगा, 15m इंटू में 5m। रेशियो लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, 3:, में 15 में 3 5। तो 3:15, 3:15:5। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इस तरीके से, अपना डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन, लास्ट क्वेश्चन था। तो आई होप आप लोग को सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा कैसे किया गया है। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए और टेस्ट देते रहिए और रिवीजन करते रहिए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, आई होप सबको क्लियर होगा जो भी बताया गया है। तो फिर अगले क्लास में मिलेंगे। ठीक है, सबको टाटा बाय बाय।